नमस्कार। एक बार फिर मैं तेज कुमार चौधरी आपके अपने टीकेसी न्यूज चैनल के ऊपर फिर से हाजिर हूं और एक नया टॉपिक लेके। आज हम लोग जिस विषय पे चर्चा करने वाले हैं वो है चाइनीज आर्मी, या जिसको हम लोग पीएलए भी कहते हैं। तो पीएलए के बारे में आमतौर पे अलग अलग बहुत सारी कहानियां हम लोगों ने सुनी हैं। आमतौर पे वो इतना ज्यादा प्रोपगेंडा करते हैं, अपनी चीजों का इतना दिखावा करते हैं, अपने हथियारों का इतना दिखावा करते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी वही है। और सही में बड़ी आर्मी वही है। मोर देन 2 मिलियन सोल्जर उस आर्मी के अंदर हैं, जो कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्मी मानी जाती है। लेकिन इतना दिखावा करने के बावजूद भी अगर हम रियलिटी देखें तो ये सही नहीं है कि वो बहुत पावरफुल आर्मी है। आज तक चाइना ने 1962 इंडिया चाइना वार आप लोगों को याद होगा, उसके अलावा कोई रियल लड़ाई आज तक नहीं लड़ी है। बीच में छोटे मोटे ये लोग ड्रामे करते रहते हैं, लेकिन एक्चुअल लड़ाई जो थी वो 1962 के अंदर ही इन्होंने आखिरी बार लड़ी थी, जो इंडिया के साथ था। और वो लड़ाई एक तरफा इसलिए थी क्योंकि उस टाइम पे इंडियन आर्मी जो थी इतनी इक्विप्ड नहीं थी। नया नया देश आजाद हुआ था और हम लोगों ने ज्यादातर चाइना से दोस्ती का रिश्ता रखा था। उस टाइम पे एक नारा प्रचलित था, हिंदी चीनी भाई भाई। और जो जवाहरलाल नेहरू थे वो पंचशील के सिद्धांत पे चलते थे और नेबर फर्स्ट की बात करते थे। चाइना ने उनको धोखे में रखा और 1962 की एकदम से उन्होंने बिना किसी नोटिस के, बिना किसी उकसावे के अटैक किया, और जिसमें इंडियन आर्मी को काफी नुकसान हुआ। इसके बाद भी ये नहीं है कि इंडियन आर्मी ने उनको वॉक ओवर दे दिया था। हालांकि बहुत बड़ी सेना थी, उनके पास बहुत सारे हथियार थे। उसके बाद भी इंडियन आर्मी ने कई जगह पे उनको बहुत ही टफ फाइट दी और काफी उनका नुकसान हुआ। जितना इंडियन आर्मी का नुकसान हुआ था उससे लगभग बराबर उनका भी नुकसान हुआ था। इसके बावजूद कि उनके पास वेल इक्विप्ड सेना थी। हम इस बात को यहीं पे एक बार रोकते हैं 1962 की लड़ाई। लेकिन हमने जिक्र इसलिए करा क्योंकि आमतौर पे जब भी कोई बात होती है तो चाइना हम लोग को ये कहता है कि 1962 भूलिए मत। लेकिन वो ये बात भूल जाते हैं कि ना ही आज 1962 वाला इंडिया है और ना ही इंडियन आर्मी है, और ना ही इंडिया के अंदर प्रधानमंत्री उस टाइप का है जो कि पंचशील की बात करता हो। आज हमारे पास नरेंद्र मोदी जैसे एक सशक्त प्राइम मिनिस्टर हैं जो कि हर चीज का ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। आज हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि चाइनीज आर्मी जो एक्चुअल के अंदर है वो शेर की खाल में गीदड़ है या भेड़िया है। गीदड़ ही हम लोग कहेंगे, भेड़िया भी मैं गलत यहाँ पे वर्ड यूज कर रहा हूँ। भेड़िया मैंने इसलिए यूज करा क्योंकि भेड़िया चालाक होता है और चालाकी से कई बार वो शेर की को भी मात दे देता है। जब वो ग्रुप के अंदर ज्यादा होते हैं तो वो किसी शेर को भी घेर के उसको परेशान कर देते हैं, क्योंकि आर्मी के अंदर उनके ज्यादा लोग हैं और वो मतलब एक साथ में घेर के, जो कि 1962 के अंदर भी हुआ था। आज हम लोग बात कर रहे हैं 1962 के बाद में इन्होंने बहुत गीदड़ बप्पी लोग पूरे इनके, अगर आप पड़ोस में देखो, चाहे वो ताइवान हो, चाहे वो आपका अगल बगल में जापान हो, चाहे कोरिया हो, साउथ कोरिया की मैं बात कर रहा हूँ, अगल बगल में उधर मंगोलिया हो, इवन रसिया के साथ भी इनके संबंध बार बार मतलब टफ हो जाते हैं और वहां पे भी सीमा के ऊपर इनका विवाद है। इंडिया को छोड़ दीजिए, तिब्बत को इन्होंने अपने साथ मिला ही लिया है। आजकल ये नेपाल के साथ में भी छेड़खानी बार बार करने की कोशिश करते हैं। तो ये सब चीजें सारे देशों के साथ में ये परेशान नहीं करते हैं और अपने हथियारों को दिखा के उनको दबाने की कोशिश करते हैं। भूटान के साथ भी आजकल इनकी थोड़ी सी प्रॉब्लम इन्होंने क्रिएट करना शुरू कर दिया है। ये सारी चीजें करने के बाद भी मैं आपको ये बता दूं, जब भी रियल लड़ाई होगी तो इनके पास में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे कि दुनिया को डरना चाहिए। इसके मैं कुछ एग्जाम्पल आपको यहाँ पे देता हूँ। आपको गलवान के अंदर अभी कुछ दिन पहले एक बार पहले लड़ाई हुई थी, धोखे से इन्होंने हमारे कुछ फौजियों को मतलब वहां पे उनका साथ में उनके ऊपर अटैक करा। निहत्थे फौजियों के साथ में हाथापाई हुई थी, लेकिन उन्होंने लोहे की रोड से उनके ऊपर अटैक करा और कुछ फौजी हमारे वहां पे शहीद हुए। लेकिन उसके बाद में इन्होंने फिर से दोबारा से तवांग के पास में वहां पे इन्होंने जगह को ऑक्यूपाई करने की कोशिश करी और वहां हमारे फौजियों ने
इनको अच्छे से जवाब दिया और इनको भागने पे मजबूर कर दिया। ये वीडियो आप लोगों ने जरूर देखा होगा। इसके अलावा भी अगर हम लोग देखें, ये जो PLA है वो आज आर्मी कहना भी इनको गलत बात है। अगर हम देखें, एक बार इनको एज ए पीस कीपिंग फोर्स यूएन ने अफ्रीकन किसी कंट्री के अंदर पीस कीपिंग फोर्स के तहत भेजा था, और जब वहां पे कुछ लोगों ने आम लोगों पे अटैक किया तो ये डर के वहां पे भागने लगा। ये वीडियो आपका CNN चैनल ने जारी किया था उस टाइम पे, ये भी आप लोगों ने शायद देखा हो, नहीं देखा हो तो अभी आप देख सकते हैं। ये इनकी बहादुरी के किस्से हैं, ये लोग वहां से बहुत तेजी से भाग गए थे। इसके अलावा भी अगर मैं आपको बताऊं तो जब गलवान के अंदर इंडियन फोर्स के साथ में झड़प हुई और दोनों साइड से फौज की तैनाती हुई, और एक बार ऐसा लगने लगा कि शायद इंडिया और चाइना का फुल फ्लैश वार शुरू हो सकता है, तो वहां से जो फौज भेजी गई थी, आर्मी भेजी गई थी, तो बस के अंदर आप लोगों को याद होगा उन फौजियों को रोते हुए दिखाया गया था। वो इतने डरे हुए थे कि अगर हम वहां पे जाएंगे तो जिंदा वापस नहीं आएंगे, क्योंकि इंडियन फौज आपने देखी है, कभी भी इस तरह का रोती हुई पिक्चर आप किसी भी इंडियन फौजी की नहीं देखोगे। इसके बाद अगर हम लोग बात करें, आज जो सिनेरियो है वो ये है कि PLA जो है बेसिकली वो आर्मी कहलाने के लायक भी नहीं है, वो कम्युनिस्ट पार्टी की एक तरह से उनकी पर्सनल आर्मी है, उस पार्टी की आर्मी है। जैसे अगर हम कहें कि हमारे यहाँ पे BJP की अलग आर्मी है, वो कांग्रेस की अलग आर्मी है, क्योंकि बाकी वहां पे कोई पॉलिटिकल पार्टी है नहीं, सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी है, तो वो उनकी पर्सनल जो है वो उनकी आर्मी है। और जब भी इनकी भर्ती होती है तो उनको शपथ दिलाने में भी ये एक बेसिक पॉइंट होता है कि वो हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी के प्रति वफादार रहेंगे। इसलिए वहां पे बाहर दूसरे देशों के साथ लड़ने के लिए भले ही वो दिखावटी रूप से दिखाते हैं, लेकिन उसके अंदर वो पावर नहीं है। PLA जो है वो अंदर ही अंदर करप्शन के मारे खोखली हो चुकी है। ऐसा सैकड़ों हजारों की संख्या में उनके ऑफिसर्स हैं जिनके ऊपर करप्शन के चार्जेस लगे हुए हैं, उनके ऊपर जांच बैठी हुई है, कई फौजियों को वहां पे सजाएं भी हुई हैं। आमतौर पे चाइना जब किसी फौजी या किसी बड़े अफसर को वो सजा देते हैं तो वो उसके बारे में डिक्लेयर नहीं करते और उसको गायब कर देते हैं। अभी अगर आप लोगों ने थोड़े दिन पहले फॉरेन मिनिस्टर उनके थे, उसको भी इसी तरह से आज तक उनका पता नहीं लगा कि वो कहाँ चले गए, एकदम से गायब कर दिया गया, उसके बाद में दोबारा उनको कभी भी देखा नहीं गया। तो इसी तरह से वहां पे आर्मी के अंदर ऊपर से लेके नीचे तक करप्शन भरा हुआ है, और वहां पे आर्मी की जो पोस्ट होती है या यू कैन से जो पद होते हैं वो भी बेचे जाते हैं। आमतौर पे ये आर्मी जो है चाइना के अंदर अपने लोगों को दबाने के लिए ही रखी गई है, क्योंकि जब भी कोई कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ में विद्रोह करता है, उसके ऊपर आवाज उठाता है, तो आर्मी के द्वारा उसकी आवाज को दबा दिया जाता है। आप लोगों को तियानमिन स्क्वायर की घटना तो याद होगी, जिसके अंदर 1989 के अंदर हजारों की संख्या में स्टूडेंट जो है वहां पे लगभग 3000 लोग मतलब चाइनीज मतलब गवर्नमेंट 3000 लोग घायल हुए थे और 200 लोग वहां पे मारे गए थे, जिसके अंदर 30 एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे। लेकिन अपुष्ट खबरों के अनुसार वहां पे हजारों लोग मारे गए थे, हजारों स्टूडेंट को उनको टैंक उनके ऊपर चढ़ा दिया गया था। और ये वीडियो आप देख सकते हैं वहां पे किस तरह से टैंक के आगे लोग खड़े हो रहे थे और धीरे धीरे उन्होंने उसके बाद में एकदम से अटैक किया और लोगों के ऊपर वो चढ़ा दिया गया। तियानमिन चौक या तियानमिन स्क्वायर की घटना आज भी पूरी दुनिया के अंदर जानी जाती है और उसको याद किया जाता है। इसी तरह से छोटी मोटी घटनाएं ऐसी होती हैं जिनका हमें पता ही, वो एक बहुत बड़ी घटना थी उसका पता चल गया, लेकिन नॉर्मली इंडिविजुअल जो लोग होते हैं, कोई भी अगर कोई आवाज उठाता है तो उसको तुरंत कुचल दिया जाता है। जैक मा की बात आपने सुनी हुई, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, पूरी दुनिया के अंदर जानते थे, उसको भी एकदम से उसने एक दो बार कोई किसी बात के ऊपर खिलाफत गवर्नमेंट की करी तो उसको दबा दिया गया। आज तक दोबारा वो काफी सालों तक दिखे नहीं, उसके बाद दिखे तो वो शायद विदेश के अंदर है। तो ये जो चाइनीज आर्मी है वो इसी तरह के काम करती है। उनके पास हथियार बहुत है, लेकिन लोग ये कहते हैं कि चाइनीज आर्मी की जो मिसाइल्स हैं उनके अंदर फ्यूल की जगह पानी भरा हुआ है। आई डोंट नो ये सच है या झूठ है, लेकिन अगर आप देखें तो ये कभी भी किसी के ऊपर सीधी लड़ाई आमने सामने की नहीं करते और ये धोखा दे करके ही किसी के ऊपर चाल पट्टी करते हैं। आजकल ताइवान के ऊपर इन्होंने बहुत ही ज्यादा प्रेशर डाला हुआ है।
सीधी लड़ाई चाइना, अगर ये चाहें चाइना की फोर्स इतनी बड़ी है, अगर ताइवान के ऊपर अटैक करें तो कुछ घंटों के अंदर ये उसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन उसमें इनको डर लगता है कि अमेरिका ताइवान की तरफ से लड़ाई करने आएगा, जापान आएगा, ऑस्ट्रेलिया आएगा, इसलिए यूरोपियन यूनियन और नाटो फोर्सेज उनकी तरफ से आएंगे, इसलिए डायरेक्ट उनके ऊपर अटैक नहीं करते, बल्कि इनडायरेक्टली उसको चारों तरफ घेरने का काम कर रहे हैं और उनकी जो है सप्लाई लाइन को काटने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी जो अमेरिकन एक जो थिंक टैंक की रिपोर्ट आई है, उसमें उन्होंने कहा है कि चाइना एक दूसरा तरीका ताइवान को कंट्रोल करने के लिए ले रहा है, जिससे वो ताइवान को कंट्रोल कर पाए और उसकी सारी सप्लाई लाइन काट के उसको बिल्कुल एकदम अपाइज कर दे और उनको भूखों मरने की नौबत पे ला दे, ताकि जो ताइवानियन लोग हैं वो इनके आगे सरेंडर कर दें। आज मैं आपको बता दूं, ताइवान अपने आप के अंदर वो लोग हैं जो चाइनीज, आपकी जो क्रांति हुई थी चाइना के अंदर, उस टाइम पे जो एक्चुअल वहां पे राजा थे, जो गवर्नमेंट के अंदर थे, वो लोग भाग करके ताइवान के जो आइलैंड थे वहां चले गए थे। तो एक्चुअल प्रशासक जो थे वो ताइवान में रहने वाले लोग ही थे, और जो आज प्रशासक कम्युनिस्ट पार्टी है कार्ल मार्क्स वाली, तो ये सारे के सारे उस टाइम पे क्रांति के द्वारा एक काबिज हो गए थे, और उस दिन से आज तक ताइवान के लोग इनको फूटी आंख नहीं सुहाते हैं। अब इन्होंने बार बार कभी साउथ चाइना सी के ऊपर कब्जा करके, कभी अभी कुछ दिन पहले थाईलैंड की जो कुछ बोट्स थी, जो मछुआरे थे, उनके ऊपर अटैक करके, तो आमतौर पे ये कुश्ती, नूरा कुश्ती करते हैं, जैसे इंडियन के साथ में भी निहत्थों आपस में हाथापाई करना, ये करना, जोर जोर से बोलना, स्पीकर से जोर जोर से आवाजें निकालना, इस तरह की ये कार्रवाई करते हैं। लेकिन जिस दिन इनको डायरेक्ट फाइट की बात आएगी, उस दिन वही पिक्चर दोबारा इनकी फौजियों की दिखेगी जो रोते हुए आप लोगों ने बस में देखी थी। तो ये है चाइनीज आर्मी का एक्चुअल सिचुएशन। और आज तक ये 62 के बाद में, 62 में वो एक तरफा ही लड़ाई थी, क्योंकि हम लोग उसके लिए तैयार ही नहीं थे। उसके बाद इनकी हिम्मत नहीं हुई कि वो ताइवान के ऊपर भी डायरेक्ट अटैक कर दे। तो ये था चाइनीज आर्मी की आज के मेरे पास में जो भी मैंने पढ़ा, उसके बारे में आप लोगों को बताया। आई थिंक आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच।